हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लिमिटेड इतना करके जाते हो तो आप 100% बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिंदी मीडियम में ही आपकी वीडियो होने वाली है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, एकलव्य स्नातक 1, ये आपको सर्च मारना है और यहां पे आपको सारे नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और विषय क्षेत्र पर चर्चा करें। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल लगभग आता ही आता है, तो इसको हम जरूर टारगेट करने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति कैसी होती है और उसका विषय क्षेत्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, मींस इसकी प्रकृति कितने तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, कैसे कैसे इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है जिनसे पता चलता है कि समाज को कैसे संगठित और शासित किया जाना चाहिए। तो होता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में हम ये चीज देखते हैं कि अगर हम एक समाज के अंदर रहते हैं तो वो समाज को हम कैसे संगठित करें, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे करें और उसको शासित कैसे करें, कैसे उसके ऊपर शासन हो। तो यह ऐसे सवालों की पड़ताल करता है। यह का मतलब है जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे कि सरकार को निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सरकार को निष्पक्ष बनाया जा सकता है, लोगों को क्या अधिकार होने चाहिए, ठीक है, कि लोगों के पास क्या क्या अधिकार रहने चाहिए अगर वो समाज में रहते हैं, और समाज के अंदर सत्ता की क्या भूमिका है, यानी कि जो सत्ता वाले लोग हैं, जो हमारे नेतागण हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। ये सभी सवालों का जवाब हमें जो है राजनीतिक सिद्धांत देते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको अंदर लेके चलूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो होते हैं एक्चुअल में उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे दार्शनिक प्रकृति। होता क्या है, ये राजनीतिक सिद्धांत हमारे फिलोसफिकल हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी से ही निकले हैं। जो कुछ विचारक हुए उन्होंने अपने विचार रखे, उन्हीं को आज हम राजनीतिक के सिद्धांत मतलब राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो दर्शन शास्त्र मींस फिलॉसफी से ही निकले हैं, फिलॉसफी का ही पार्ट होते हैं। सो इसके अंदर हम ये न्याय क्या है या क्या समाज को निष्पक्ष बनाता है जैसे बड़े सवालों से हमें मतलब ये आंसर देता है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत है, वो हमें बताते हैं कि आखिर न्याय किसे कहते हैं। और अगर आपको एक समाज को मतलब निष्पक्ष बनाना है, मतलब कैसे न्याय के द्वारा आप निष्पक्षता लाते हो, वो सारी चीजें हमें इसमें पता चलती हैं। बड़े बड़े सवाल जो होते हैं दर्शन शास्त्र के, वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। और दार्शनिक और राजनीतिक विचारक ऐसे ढांचे बनाते हैं जो हमें इन अमूर्त विचारों को समझने और लागू करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है जो जितने हमारे फिलोसफर्स होते हैं, जो हमारे राजनीतिक चिंतक या विचारक होते हैं, जो लोग पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, वो हमें मदद करते हैं ऐसे सवालों को समझने में और इनका आंसर क्या होना चाहिए उसको जानने में। ठीक है, फिर है प्लेटो और अरस्तु। ये दो ऐसे बड़े नाम हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं, राजनीतिक विचारक हैं। तो इन्होंने सदियों पहले इन सवालों की खोज शुरू करी थी, बहुत साल पहले। आप सोच नहीं सकते इतने पहले इन्होंने ये सब सवाल जो आज हम देखते हैं कि जो सत्ता होती है, जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग मतलब आप ये मान के चलो जो गवर्नमेंट में लोग हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, या जो हमारा राज्य होता है, जो हमारी सरकारें होती हैं, जो देश होता है, उसकी एक भूमिका क्या होती है, एक अच्छा शासन किसे कहते हैं, ये सारे सवाल इन्होंने आज से कई सौ साल पहले उठाए। ठीक है, और यही आज की डेट में हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब हमें इन्हीं विचारकों को पढ़कर मिल जाता है। अगर आप पोल थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आज की जो आधुनिक समस्याएं भी हैं उनका भी जवाब आपको इसमें मिलेगा। फिर इसके बाद है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ये किसी का गुणगान नहीं करती है। ये क्या करती है कि उसको प्रॉपर एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है किसी भी समस्या का। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अगर आप जाते हो तो यह सरकार के कामकाज, नेताओं का व्यवहार और संस्थाओं की संरचना, इनका आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो देखेगा सरकार कैसे काम कर रही है, अच्छे से कर रही है, अगर नहीं कर रही तो उसमें बुराइयां क्या क्या हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, आप अगर किसी चीज को आलोचना कर रहे हो तो उसकी सिर्फ बुराई नहीं होगी, उसमें उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें देखी जाएंगी। तो सिर्फ आप किसी का
एकदम अंधे होके गुणगान मत करो, आप अच्छे से देखो कि भाई वो सही गलत क्या है, नेताओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जो संस्थाएं होती हैं सरकारी वो कैसे अपना सही से काम करती है नहीं करती, ये सारी चीजें जनता के हित में है या नहीं है, क्या वाकई में वो सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऐसे सवालों ऐसे सवालों पर प्रकाश डालता है जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक भी है। फिर है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, राजनीतिक सिद्धांत यह जांचता है कि क्या लोकतंत्र वास्तव में लोगों को शक्ति देता है, यहां यह अक्सर केवल सत्ता में बैठे लोगों को लाभ पहुंचाता है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है कि आप जा रहे हो, वोट डाल रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप ही सरकार बनाओगे, आप ही सरकार में मेन रोल में रहोगे। बट होता क्या है एक्चुअली में, कुछ चुनिंदा नेताओं को उसका फायदा ज्यादा मिलता है। तो ये भी तो एक आलोचना ही है ना लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र का फायदा तो है कि लोग वोट डालते हैं, अपनी पसंद से नेता चुनते हैं, पर इसका नुकसान भी तो है। जब आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे, जब इसकी आलोचना करोगे, तो ये भी तो लिखोगे कि लोकतंत्र में ही कुछ नेता ऐसे चुन जाते हैं जो लोगों का कोई भला नहीं करते बट अपना खूब भला करते हैं। तो यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण सिद्धांतकारों को राजनीतिक प्रणालियों में कमजोरियों की पहचान करने और सुधार का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है। जब ये आलोचना आप करोगे ना, तो ही आपको पता चलेगा कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में समस्या क्या है, कमजोरियां क्या हैं, और हमें सुधार किस जगह पर करना है। समझ आया आपको? तो ये चीजें आपको केवल और केवल राजनीतिक सिद्धांत से ही पता चलेंगी। मानक प्रकृति, इसका मतलब है ये कुछ मानकों को तय करता है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का एक मानक पक्ष है। इसका मतलब होता है कि चीजों को जैसी वे हैं वैसे ही वर्णित करने की बजाय यह सुझाव देता है कि उन्हें कैसा होना चाहिए। यानी कि जो चीजें हैं, मान लो सरकार कोई काम कर रही है, तो एज इट इज ये मत देखो कि हाँ सरकार जो कर रही है वो ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत हमें यह बताता है जो जैसा है उसको वैसा ही वर्णन मत करो, यानी कि उसको ऐसा बताओ कि उसमें क्या सुधार होना चाहिए था, यानी कि उसे कैसा होना चाहिए था। जैसा है वो तो है ही है, उसको छोड़ो। आपके अकॉर्डिंगली आप ये बताओगे कि उसे होना कैसा चाहिए था, क्या उसमें बेटर हो सकता है। ठीक है। फिर उदाहरण के लिए फिर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यह कहा जा सकता है कि यह कह सकता है कि एक न्यायपूर्ण समाज को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और सभी को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी कि एक ऐसा समाज जहां पर सभी के साथ न्याय होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, वहां सभी को अधिकार मिलने चाहिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मीन समान अवसर भी मिलने चाहिए। सो इन मानकों को निर्धारित करके राजनीतिक सिद्धांत एक बेहतर समाज की दृष्टि प्रदान करता है। अगर आप इन मानकों पर चलोगे ना, सो आपका समाज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, कि जहां पर सभी को न्याय मिले, सभी को अधिकार मिले, सभी का समान सम्मान भी हो, सभी को समान समझा जाए और सभी को अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिले। तो यही है कि भाई आप बहुत जरूरी है कि ये इनका जो मानक, जो इसकी प्रकृति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, तो राजनीतिक सिद्धांत कोई ऐसी चीज नहीं है कल की आई हुई, इसका एक पूरा इतिहास है, एक मजबूत ऐतिहासिक इसका एक आयाम है जो इस बात पर गौर करता है कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और अधिकार जैसे विचार समय के साथ साथ कैसे विकसित हुए। ये लोकतंत्र कल की अभी चीज नहीं है, लोकतंत्र बहुत पहले एक आप एथेंस में जाओगे या और पीछे चले जाओगे, उस सभ्यता से ये लोकतंत्र वगैरह निकला है। हालांकि प्रॉपर लोकतंत्र का फॉर्म नहीं था, लेकिन ये लोकतंत्र के बीज तो वहीं से हमें देखने को मिलते हैं ना, जो इसकी रूट्स हैं। तो ये लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार भी कोई कल की आई हुई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से है, पुनर्जागरण काल से। वो जॉन लॉक वगैरह वो जो लोग आए थे उन्होंने बताया अधिकार ये होते हैं, प्राकृतिक अधिकार वो होते हैं। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी का एक इतिहास रहा है जो आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाती है और समझाती है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, ये बड़े बड़े ऐसे विचारक हुए हैं, अपने अपने युग में इन्होंने अपने अपने एरा में एक ऐसा कोई ना कोई विचार जरूर दिया है जो आज आप पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हो। तो आपको ये मान के चलना है, पॉलिटिकल थ्योरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कल का सब्जेक्ट हो, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री को टक्कर देती है। आप अगर इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने बैठोगे तो प्रॉपर इनकी आपको इसकी हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। तो इन ऐतिहासिक बदलाव, देखो बदलाव आए हैं। पहले के समय में लोकतंत्र का मतलब कुछ और होता था, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आप एथेंस में भी जाओगे तो वहां पे कुछ चुनिंदा लोगों को वोट डालने का अधिकार था, अपनी बात रखने का। एक समय आया कि भाई सभी वर्गों को अधिकार मिला,
एक समय आया महिलाओं को दूर रखा गया था वोट वगैरह डालने से, पर एक और समय आया जब महिलाएं भी शामिल हो गई वोट डालने में। तो ये लगातार बदलाव हुए हैं ना इन सब चीजों में। यही हमें राजनीतिक सिद्धांत बताता है कि आज जिससे हम आज की चुनौतियों का व्यापक दृष्टिकोण से सामना करने में हमें मदद मिलती है। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, पोल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो तो आपको बहुत फायदा मिलता है। अब हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, दोनों को आपको बैलेंस करते हुए आंसर बनाना है। तो राजनीतिक अवधारणाओं का स्पष्टीकरण और परिभाषा। जब आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हो तो वो स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, अधिकार और शक्ति जैसे कुछ मूलभूत अवधारणाओं को परिभाषित करने और स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है। यानी कि प्रॉपर आपको एक स्पष्टीकरण मिलता है, क्लैरिफिकेशन मिलती है कि स्वतंत्रता का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, न्याय का मीनिंग होता क्या है, लोकतंत्र, अधिकार और शक्ति का मतलब होता क्या है। अगर आपको इन अवधारणाओं के बारे में प्रॉपर जानना है कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं, वो आपको राजनीतिक सिद्धांत में ही आपको मिलेगा। और मतलब यही है कि भाई ये एकदम स्वीकार्य परिभाषाएं हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां मिलेंगी। उदाहरण के लिए न्याय के बारे में अलग अलग विचार विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोणों को जन्म दे सकते हैं। यानी कि न्याय को लेकर भी हो सकता है हर कोई विचारक का अपना एक मत हो। मान लो एक कमरे में 5 लोग हैं तो न्याय के बारे में हो सकता है सभी की परिभाषा अलग हो, जरूरी नहीं हर कोई सेम परिभाषा देगा। तो ये आपको एक बेनिफिट है, पोल थ्योरी में आपको अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि न्याय के बारे में बताते हुए वो कहेंगे कि समानता होनी चाहिए, वही न्याय है, यानी कि जहां सभी को समान समझा जा रहा है। जबकि कोई ये भी बोल सकता है कि भाई समानता तो बाद में है, पहले आप स्वतंत्रता तो दे दो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी तभी न्याय आएगा। यानी कि हर व्यक्ति अपने अलग विचार दे सकता है, ये आपको मानकर चलना है। ठीक है, फिर उसके बाद है राजनीतिक आचरण के लिए मार्गदर्शन। पोल थ्योरी या फिर राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के रूप में भी मतलब अपना कार्य करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति में नैतिक आचरण के लिए मानक निर्धारित करते हैं कि एक अच्छा एथिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स में एक नैतिक आचरण सही गलत क्या होना चाहिए, ये हमें बताते हैं। नेताओं का भी मार्गदर्शन करते हैं, नागरिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। नेता अगर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता रखेंगे, कानून के शासन में विश्वास रखेंगे, मींस भेदभाव नहीं करेंगे। और नागरिक अगर पढ़ेंगे पोल थ्योरी को तो वो भी अपना एक जागरूक नागरिक खुद को बना पाएंगे। ठीक है, जितना नागरिक जागरूक होगा उतना उसके लिए अच्छा है। ठीक है, फिर है यह नागरिकों के कर्तव्यों पर भी जोर देता है, जैसे कि मतदान करना। तो पोल थ्योरी जब नागरिक पढ़ेंगे तो उनको अपने कर्तव्य भी पता चलेंगे कि हाँ यार हमारा कर्तव्य है मतदान करना, कानूनों का पालन करना, नेताओं को जवाबदेह ठहराना, कि कोई भी अगर नेता गलत काम कर रहा है उससे सवाल पूछो जाके। ठीक है, तो नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करके राजनीतिक सिद्धांत जिम्मेदार राजनीतिक व्यवहार और स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण को बढ़ावा देता है। अगर लोग इन दिशा निर्देशों को फॉलो करेंगे तो लोगों के अंदर उनका बिहेवियर अच्छा होगा, पॉलिटिकल बिहेवियर जो होता है, और लोकतंत्र भी स्वस्थ तरीके से रहेगा, यानी कि एक अच्छी डेमोक्रेसी बनेगी अगर लोग राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। फिर है राजनीतिक संस्थाओं और प्रणालियों का मूल्यांकन। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का मूल्यांकन करते हैं। मींस जो अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट के, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, अधिनायकवाद है, ठीक है, जिसको तानाशाही भी कहते हैं, संघवाद है, इनमें से बेटर कौन सा है ये आपको पोल थ्योरी पढ़ के पता चल जाएगा। सभी के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है ये आपको पता चल जाएगा। तो पोल थ्योरी आपको इन अलग अलग जो राजनीतिक जो प्रणालियां होती हैं उनके बारे में भी बताता है। फिर उदाहरण के लिए यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए सत्तावादी शासन की आलोचना कर सकता है। यानी कि पोल थ्योरी को जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो सत्तावादी शासन होता है, जहां पर तानाशाह होता है, जैसे हिटलर होता था, ठीक है, वो क्या होगा, उधर आपकी स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म है भाई, जो तानाशाह चाहेगा वही होगा। और ये भी बता सकता है कि लोकतंत्र में कभी कभी लोक लुभावनवाद की संस्कृति भी आ जाती है। इसका मतलब है एक नेता को अपना हीरो बना लेना, भगवान बना लेना। बेशक से लोकतंत्र है पर नेता को इतना भगवान बना दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पागल हो चुके हो, तो ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ोगे तो आपकी संस्थाएं जो है वो निष्पक्ष रूप से काम कर पाएंगी, सरकार भी अच्छे से काम करेगी और आप सुधार कर पाओगे इन सारी कमियों में। ठीक है, तो ये आपको मार्गदर्शन मिलेगा।
सार्वजनिक नीति और कानून पर प्रभाव। जब आप पोल थ्योरी पढ़ोगे तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कानूनों और नीतियों के लिए नैतिक और नैतिक आधार प्रदान करता है। यानी कि आप जब अपना कानून वगैरह बना रहे हो, कोई पॉलिसी बना रहे हो, नीतियां बना रहे हो, राजनीतिक सिद्धांत को अगर पढ़कर बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। न्याय और समानता जैसी अवधारणाओं को पढ़ के जब आप पॉलिसीज बनाओगे तो आप 101% उन लोगों के बारे में भी सोचोगे जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आप सामाजिक कल्याण के बारे में सोचते हुए अपनी पॉलिसीज को बनाओगे, आप अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को बनाओगे, कानून को बनाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम आता है। उदाहरण के लिए जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत, जॉन रॉल्स के न्याय के रूप में निष्पक्षता का जो ये सिद्धांत है, जो विचार है, उसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसर में असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से नीतियों को प्रभावित किया। यानी कि उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और अवसरों की समानता जो है वो होनी चाहिए, असमानता ना हो। और इससे क्या है, बहुत लोगों को, जो लोग पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो नीति निर्माण, जो मतलब नीतियों का निर्माण करते हैं, निर्माता होते हैं, उनको बेनिफिट होता है इसको पढ़ के। उनको एक उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप कानून बनाने में मदद मिलती है, जरूर मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद है राजनीतिक भागीदारी और नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना। होता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। जब आप आप जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे तो आप जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है आप एक एक्टिव नागरिक बनोगे। और लोकतंत्र जब ही काम करता है जब नागरिक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आप वोट डालोगे, आप सरकार पे सवाल करोगे, ठीक है, और आप पूरी तरीके से एक्टिव रहोगे अगर आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हो। और नागरिक कर्तव्य पर जोर देकर राजनीतिक सिद्धांत एक अधिक सक्रिय समाज में योगदान देता है। ठीक है, अगर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग सक्रिय रहेंगे, लोग सक्रिय होंगे तो समाज सक्रिय बनेगा, तो क्रेडिट जाता है राजनीतिक सिद्धांत को। हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा। ठीक है भाई, ये सारी बातें हैं इसके अंदर। संघर्ष समाधान के लिए रूपरेखा, इसका मतलब है राजनीतिक सिद्धांत विवादों को सुलझाने के लिए भी एक रूपरेखा देता है। अगर मान लो विवाद हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच का विवाद हो, चाहे वो दो देशों के बीच का विवाद हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, बातचीत कैसे करनी है, समझौते कैसे होते हैं, ट्रीटी कैसे होती है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अगर किसी विवाद को सुलझाना चाहते हो तो वो भी आप पोल थ्योरी को पढ़ के समझ सकते हो कि भाई वो कैसे होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत समाज में परस्पर विरोधी हितों के बीच मध्यस्थता करने में मदद करते हैं। जब आप सामाजिक न्याय का सिद्धांत पढ़ोगे ना तो दो समाज जब आपस में लड़ेंगे तो आप उनको समाधान उनका करवा सकते हो अगर आपने वो सिद्धांत पढ़े हैं। और सेम इसी तरीके से अगर आपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पढ़े होंगे तो आप वैश्विक लेवल पर अगर विवाद कोई चल रहा होगा तो उसको भी आप शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो आप सभी के सामने है। और वो प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। कि राजनीतिक सिद्धांत तो आप समझ चुके होंगे कि क्या है, अब आप इसकी प्रासंगिकता समझो कि भाई ये कितना रेलेवेंट है, आज के समय में भी क्या राजनीतिक सिद्धांतों की जरूरत है। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है जिनसे पता चलता है कि समाज को कैसे संगठित और शासित किया जाना चाहिए। ये पीछे भी परिभाषा आपको मैंने बताई थी, सेम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि आप जब उन थिंकर्स और उन चिंतकों के विचारों को पढ़ते हो जो हमें बताते हैं कि एक अच्छा समाज कैसा होता है, एक अच्छा शासन कैसे होता है, तो वही राजनीतिक सिद्धांत है जिनसे आपको कई सवालों की आप पड़ताल कर सकते हो कि सरकार को आप निष्पक्ष कैसे बना सकते हो, लोगों के पास अधिकार क्या होने चाहिए, समाज के अंदर सत्ता का क्या रोल होता है। ये सारी चीजें आपको राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं अच्छे से। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत और मानव विशिष्टता, इसको समझते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत आखिर है क्या। तो देखिए भाई, चिंतन और संचार के लिए मानवीय क्षमता, हम मनुष्य हैं, हम जानवर तो नहीं हैं, हम चिंतन कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं। मनुष्य अलग है क्योंकि वे अपने कार्यों और विकल्पों के बारे में गहराई से सोच सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी काम करना है नहीं करना वो आप सोच सकते हो। जानवरों के विपरीत मनुष्य भाषा का उपयोग अपने विचारों और विश्वासों को साझा करने के लिए करते हैं। हम जो है एक लैंग्वेज यूज करते हैं जो जानवर तो नहीं कर सकते। क्या कोई जानवर है जो फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश में बात करता है? नहीं करता। ये सिर्फ क्षमता मनुष्यों के पास है। तो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या उचित है, वो हम जानते हैं, इसी वजह से मनुष्य अलग है। ठीक है,
तो राजनीतिक सिद्धांत के कुछ मूल प्रश्न हैं जो आपसे वो करता है, ठीक है। क्या है, देखो, राजनीतिक सिद्धांत समाज और शासन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की खोज करता है। आप अगर राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ोगे तो आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहले, समाज का संगठन, यानी कि हमें निष्पक्षता और कार्य क्षमता के लिए समाज की संरचना कैसी करनी चाहिए, यानी कि यह हमें बताता है एक अच्छा समाज कैसा होता है, ये सवाल करता है। दूसरा, सरकार की आवश्यकता, कि हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, ये भी आप पढ़ोगे पोल थ्योरी तो आपको पता चल जाएगा। फिर है, ये पूछता है कि सरकार का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, क्या लोकतंत्र अच्छा है या राजतंत्र अच्छा है या कोई और चीज है जो इससे ज्यादा भी अच्छी है, तो ये आपको बताता है। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता पर कानून की सीमाएं, यानी कि क्या कानून होने से हमारी स्वतंत्रता सीमित होती है या वे व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। तो भाई मतलब आप समझो कि जो आपको आज़ादी मिली है, अगर कानून बनेंगे तो आपको कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। क्या आप समझते हो कानून गलत है या सही है, ये भी आपको पोल थ्योरी इसका आंसर देगी। फिर है राज्य और नागरिकों की जिम्मेदारियां, कि आप जिस राज्य में रहते हो, जिस आप गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हो, इंडिया है, तो आप उस इंडियन गवर्नमेंट का क्या दायित्व है आपके प्रति, उनको क्या करना चाहिए आपके लिए, या नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं एक दूसरे के प्रति। ये नहीं सिर्फ सरकार के ही कर्तव्य हैं भाई, एज अ नागरिक आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं, और वो क्या हैं वो आपको आंसर यही देगा। तो इन सवालों को संबोधित करके राजनीतिक सिद्धांत ये परिभाषित करने में मदद करता है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय का क्या मतलब है और क्यों वो आवश्यक हैं। तो ये आप जब भी जान पाओगे जब आप ये पोल थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक विचारक है प्लेटो। प्लेटो के बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है, प्लेटो ने राजनीतिक सिद्धांत को आदर्श न्यायपूर्ण समाज की खोज के रूप में देखा। उनका मानना था कि सबसे अच्छे शासक बुद्धिमान और गुणी दार्शनिक राजा होते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि जो पोल थ्योरी अच्छे से जानता है वो एक अच्छा शासक बन सकता है, और एक अच्छे न्यायपूर्ण समाज के लिए, एक ऐसा समाज जहां पर सभी के साथ न्याय हो, तो वहां पर राजनीतिक सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। फिर अरस्तु ने बताया है कि अरस्तु ने राजनीतिक सिद्धांत को एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप में देखा है, यानी कि ये मानते हैं कि अगर आपको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो जो आपको मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आप नागरिकों को खुश रख पाओगे, सरकार सबसे अच्छा मतलब अपना काम कर पाएगी, वो राजनीतिक सिद्धांत है। फिर मैकियावेली ने क्या बोला है, मैकियावेली कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत को शक्ति के अध्ययन के रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि नेताओं को राज्य में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव साधन का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है, शक्ति का अध्ययन है, ठीक है, कि आप उसको पढ़ के जानते हो कि वास्तविक सरकार की शक्तियां क्या हैं, और एक जो राज्य होता है, जो सरकार है, उसको किस तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके अलावा जो थॉमस हॉब्स हैं, हॉब्स ने बोला है कि संघर्ष को रोकने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है उन्होंने, कि अगर आप एक समाज में रहते हो जहां संघर्ष ना हो तो वहां पे सरकार बहुत मजबूत होनी चाहिए। और उन्होंने तर्क दिया है कि नियमों के बिना मनुष्य अराजकता में गिर जाएगा, कि अगर सिद्धांत नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे तो मनुष्य जानवर बन जाएगा। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों को सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत में जब आप इसमें डीप घुसते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी जो ये बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें लिखोगे। राजनीतिक विचारक और विश्लेषण, अब हम इसमें देखेंगे कि राजनीतिक विचारक हुए हैं कुछ, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत अतीत और वर्तमान के उन विचारकों का अध्ययन करता है जिन्होंने राजनीति और समाज के बारे में विचारों को आकार दिया। आप पोल थ्योरी में उन थिंकर्स के बारे में पढ़ते हो जिन्होंने पहले का जो समाज था और आज का जो समाज है, और राजनीति के बारे में, समाज के बारे में जिन्होंने अपने विचार रखे, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो रूसो हो, चाहे वो गांधी हो, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। फिर है, इसमें इस बात की जांच की गई है कि इन विचारों को स्कूलों और सरकारी कार्यालयों जैसी आधुनिक संस्थाओं में किस प्रकार लागू किया जाता है। आप जब इन सभी को पढ़ रहे हो, क्या आपके स्कूल में आपको वो सिद्धांत देखने को मिल रहे हैं जो आप आज पढ़ के गए थे? क्या आपको अपने सरकारी जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि वाकई में ये जो समानता, स्वतंत्रता आप पढ़ रहे हो, क्या वाकई में ये है मौजूद या नहीं है आपके आसपास, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने को मिलता है इसी राजनीतिक सिद्धांत में। फिर है विभिन्न व्यवसायों में व्यापक प्रयोज्यता। जो राजनीतिक सिद्धांत है
वो अलग अलग जगह काम आते हैं। एक तो राजनीति के क्षेत्र में तो आते ही हैं, कानून के क्षेत्र में, शिक्षण यानी कि टीचिंग के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको प्रोफेशनल्स को ना समाज की जानकारी जब भी मिलती है जब आप पॉल थ्योरी पढ़ के आते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है सभी को समझना। यहाँ तक कि छात्रों के लिए भी राजनीतिक ज्ञान लाभदायक है। आप एज अ स्टूडेंट अगर ये सब पढ़ते हो तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट बन पाओगे और बहुत अच्छा आपको एक मतलब एक ज्ञान रहेगा। जैसे कि गणितज्ञ ना बनने पर भी अंक गणित उपयोगी है। आप मैथमेटिशियन ना बनो, आप कोई एक्सपर्ट ना बनो, बट अर्थमेटिक्स आपको काम आएगी, ठीक है। अंक गणित आपको काम आती ही आती है। फिर है जिम्मेदार नागरिकता। अगर आप पोल थ्योरी को पढ़ते हो तो आप एक ऐसे भाविक नागरिक के रूप में अगर आप खुद को देख रहे हो, फ्यूचर में आप देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। जिम्मेदार नागरिक बनोगे, क्योंकि अगर आप पोल थ्योरी को पढ़ोगे तो आप मतदान करने जाओगे, आप समझोगे कि भाई ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना चाहिए, ठीक है। और आप समाज को प्रभावित करने वाले निर्णय लोगे। ऐसा आप निर्णय लोगे जिससे समाज का भला हो, ना कि सिर्फ आपका भला हो। फिर राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विभिन्न मंचों पर चर्चा, मतदान और वकालत में जिम्मेदारी पूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाता है। अगर आप राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान रखते हो, चाहे ऑनलाइन कोई मंच हो जहाँ पे आपको डिस्कशन करनी है, चाहे ऑफलाइन मंच हो, आप अपनी बातों को अच्छे से रख पाओगे, अपनी दलीलें रख पाओगे, जो बातें हैं आपकी सही से आपकी बात पे एक वजन होगा कि हाँ यार आप कुछ पढ़ के आए हो, सिद्धांत वाली बातें कर रहे हो। जागरूक नागरिकों का प्रभाव, यानी कि शिक्षित नागरिक राजनेताओं को अधिक जवाबदेह बनाता है। आप अगर ऐसी सोसाइटी क्रिएट करोगे जहां सभी लोगों को पोल थ्योरी का ज्ञान होगा, राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होगा, तो आपके वहां का नेता आपको कभी मूर्ख नहीं बना पाएगा भाई, क्योंकि उसको पता है यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, ये मुझसे सवाल पूछ लेंगे और उसको फिर जवाब देना पड़ेगा। तो जिस तरह जानकार दर्शक संगीतकारों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई म्यूजिशियन आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है, उसको पता है सारी क्राउड यहाँ हिंदी गाना सुनने वाली खड़ी है, तो उसको ऑटोमेटिकली अच्छा गाना पड़ेगा। उसको पता है मैं गलत गाऊंगा तो मुझे मिनट में पकड़ लेंगे। तो इसी वजह से एक अगर जागरूक नागरिक होगा, पूरा समाज जागरूक होगा, तो नेता को भी तो पता होगा ना कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो भाई ये लोग मुझे 2 मिनट में पकड़ लेंगे। फिर है राजनीतिक अवधारणाओं की व्यवहारिक प्रासंगिकता, यानी कि स्वतंत्रता और समानता जैसी अवधारणाएं दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं। क्योंकि आप जब देखोगे लोग विभिन्न परिस्थितियों, परिवार, स्कूल, कार्यस्थल में भेदभाव का अनुभव करते और देखते हैं। कई बार आप परिवार में आपके ऐसा होता होगा, लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता, लड़कों को पढ़ने दिया जाता है। स्कूल में ऐसा होता है कभी कभी कि भाई किसी के साथ भेदभाव हो जाता है, या मान लो कोई अगर झाड़ू मारने वाला है तो उसको अलग नज़र से देख रहे हैं। ऑफिस में ऐसा हो जाता है। तो ये आए दिन स्वतंत्रता, समानता से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आप रियल लाइफ में भी अपने रिलेट कर सकते हो इसे। वाद विवाद कौशल का महत्व, आप अगर पोल थ्योरी पढ़ते हो तो आपकी डिबेटिंग स्किल्स भाई बहुत अच्छी हो जाती हैं। आप किसी से भी डिबेट कर सकते हो। स्वतंत्रता पे डिबेट करने आजा भाई, तू 4 बातें बोलेगा, मैं 10 बोलूंगा, क्योंकि मैंने पोल थ्योरी पढ़ी है। तो आप पोल थ्योरी को पढ़ के सोच समझ कर अपने जवाब दोगे तो सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। बहुत अच्छा सा उसके साथ वाद विवाद कर पाओगे, अपनी बातें रख पाओगे। तो तर्क संगत ढंग से तर्क करना सीख कर छात्र न्याय, समानता और अन्य राजनीतिक मूल्यों पर चर्चा में प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। आप अगर सही तरीके से तर्क करना सीख जाओगे तो आप चाहे न्याय, समानता या राजनीति का कोई भी टॉपिक चल रहा होगा ना, आप बहुत प्रभावी ढंग से अपनी कन्वर्सेशन कर पाओगे और बहुत ज़्यादा ये आपको अच्छा बनाएगा। आधुनिक समस्याओं का समाधान, पोल थ्योरी को पढ़ के आज के जो मुद्दे हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी के मुद्दे हैं और वैश्विक कुछ चिंताएं हैं, इनके लिए इससे क्या होगा कि इन समस्याओं के बारे में आप सोच पाओगे और उनका समाधान खोजने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पोल थ्योरी को पढ़ो कि आखिर समस्या आ किधर से रही है, ठीक है। और पोल थ्योरी पढ़ के जरूर आपको उसका आंसर मिलेगा कि हाँ भाई को देखो पॉलिटी की कोई भी समस्या, राजनीति से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान राजनीतिक सिद्धांत ही आपको देंगे और दूसरा कोई नहीं देगा, ठीक है। फिर है लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा करता है। होता क्या है, यह हमें लोकतंत्र और व्यक्तिगत अधिकारों के महत्व की याद दिलाता है। पोल थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। तो हमें किसी भी अनुचित व्यवहार यानी कि गलत बिहेवियर या सत्ता के दुरुपयोग को पहचानने और उसके खिलाफ खड़े होने में भी ये मदद करता है कि आपको पता चल जाएगा अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है वो आप पहचान लोगे, अगर कोई सत्ता का गलत उपयोग कर रहा है वो आप पहचान लोगे, तो आप उसके खिलाफ कैसे खड़ा होना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो लगभग सारी डिटेल तो मिल ही रही है आपको। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है,
ठीक है, आज की डेट में दुनिया क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। तो राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा वैश्विक समाज बनाता है जहां सभी देश शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और टाइम टाइम पर मदद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं के बीच अंतर बताइए। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी, तो इसको हम समझते हैं कि आखिर स्वतंत्रता के बारे में किसने क्या विचार दिए हैं, स्वतंत्रता का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम आज समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना स्वतंत्रता का टॉपिक। तो स्वतंत्रता को सरल शब्दों में कहें तो दूसरों के अत्यधिक नियंत्रण के बिना अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, ये है स्वतंत्रता। यानी कि कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप अपने इच्छा के अनुसार जो करना चाहो वो कर रहे हो, ये होती है आपकी स्वतंत्रता। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। स्वतंत्रता कई समाजों में एक मौलिक सिद्धांत है, यानी कि स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल है, क्योंकि यह माना जाता है कि व्यक्तियों को अपने लक्ष्य, विश्वास और खुशी का पीछा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, आपको कुछ भी अगर करना है, तो उसके लिए आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। स्वतंत्र नहीं हो तो आप भाई कुछ भी काम कैसे कर पाओगे जब आपको आज़ादी ही नहीं होगी करने की। ठीक है, तो स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, एक फंडामेंटल चीज़ है जो होनी ही चाहिए आपके पास भाई। ठीक है, फिर है यहाँ पे, हालांकि विभिन्न विचारकों ने स्वतंत्रता की विभिन्न तरीकों से व्याख्या करी है। मैंने आपको बोला था ना, पोल थ्योरी में क्या है, कोई एक थ्योरी नहीं चलती। यहाँ पे 10 लोग होंगे तो 10 लोग अलग अलग बात रखेंगे स्वतंत्रता के ऊपर, आपको वो 10 की 10 बातें पढ़नी होंगी। बेसिकली यहाँ पे दो विचार सामने आते हैं जब आप स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हो। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता जो नेगेटिव वाली है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता जो पॉजिटिव वाली है। तो दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम सकारात्मक पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए परिभाषा, नकारात्मक स्वतंत्रता दूसरों, खासकर सरकार, समाज या किसी भी प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप से स्वतंत्रता है। यानी कि नेगेटिव स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है जहां सरकार या कोई भी एजेंसी आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखती है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। यह किसी व्यक्ति के कार्यों पर बाधाओं या प्रतिबंधों या बाधाओं की अनुपस्थिति के बारे में है। मीन्स आपके ऊपर कोई रोक टोक, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, आप फुली एकदम आजाद हो और आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो आपके मन में आता है वो आप कर सकते हो। ये आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता है। ये अवधारणा दी किसने, आखिर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ईजा बर्लिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का नाम दिया इस अवधारणा को। और ईजा बर्लिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आप ये ही लिखोगे उसका आंसर, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ईजा बर्लिन ने बताया, हालांकि इसके बारे में जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट जीएस मिल ने भी मतलब बताया है। ठीक है, ऐसे ऑन लिबर्टी नाम से जो उनका निबंध था उसमें भी उन्होंने बताया है कि क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और हानि का सिद्धांत भी उन्होंने ही बताया था कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, मान लो स्वतंत्रता के नाम पे किसी का सर फोड़ रहे हो, तो भाई वो तो नेगेटिव है ना। राह चलते किसी को गाली दे रहे हो, पत्थर मार रहे हो, डंडा मार रहे हो, सरकारी जो वो आपकी संपत्ति होती है उसका नुकसान कर रहे हो। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट में जाके प्रेमिका का नाम लिख रहे हो, ये क्या है? ये थोड़ी चलता है, ये नेगेटिव है ना। आप यूज कर रहे हो, अपनी स्वतंत्रता का, आजादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, यही तो नेगेटिविटी है। तो इन्होंने बताया है हमें कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, यानी कि आपके पास एक इंडिविजुअल अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। मीन सरकार ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, आपको अधिकार ज्यादा से ज्यादा हो। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ है हस्तक्षेप ना करना। यदि कोई आपको वह करने से नहीं रोक रहा है जो आप करना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो। मीन्स आप जो करना चाहते हो आप वो काम कर रहे हो, इट मीन्स आप स्वतंत्र हो, जब तक कि इससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। भाई आप दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर वो नकारात्मक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहां ध्यान व्यक्तिगत सीमाओं की रक्षा पर है और राज्य या समाज को किसी व्यक्ति की पसंद में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक ना हो। उदाहरण के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकना। तो एक व्यक्ति जब तक चाहे तब तक वो काम कर सकता है, उसको आप मत रोको। लेकिन उसको आप जब ही रोको जब वो बहुत जरूरी हो जाए रोकना, फॉर एग्जाम्पल जब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे, तभी आप उस इंसान को रोको, अन्यथा उसको आप मत रोको।
फिर है नकारात्मक स्वतंत्रता अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार जैसे अधिकारों से जुड़ी होती है, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता वाले लोग बिना किसी अनुमति या दूसरों के नियंत्रण का सामना किए चुनाव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति यानी कि वो कुछ भी बोलेंगे, वो किसी भी धर्म को फॉलो करेंगे, वो किसी की प्राइवेसी में भी घुस सकते हैं, क्योंकि भाई वो नेगेटिव यूज कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रता का, किसी के घर में घुस जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई कोई उन पे कंट्रोल नहीं कर रहा, तो वो मन में जो आएगा वो काम करेंगे, तो वो गलत बात है। फिर है नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ मूल सिद्धांत हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ बातें आती हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हस्तक्षेप ना करना, सबसे पहली बात, जब तक आपके काम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए तब तक आप किसी को भी आपके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी में सबसे पहली चीज ये बोली जाती है, आप जब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, जब तक आपके बीच में कोई ना आए, हस्तक्षेप भाई कोई ना करे। व्यक्तिगत स्वायत्ता, इसका मतलब है लोगों को बाहरी नियंत्रण के बिना अपने फैसले खुद लेने दिए जाएं। कोई बाहर का बंदा आके कंट्रोल ना करे, जो आपको मन कर रहा है आप वो काम करो। राज्य की न्यूनतम भूमिका, मीन सरकार बिल्कुल ना के बराबर हस्तक्षेप करे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इससे प्रतिबंधित हो सकती है, तो बिल्कुल आप मान के चलो सरकार की भूमिका लोगों को नुकसान से बचाने तक की ही होनी चाहिए, यानी कि जब तक कोई बंदा दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जब तक आप उसके कामों को मत रोको। अगर लगे कि वो नुकसान पहुंचाता है किसी और को, तो आप उसको आके रोक सकते हो। फिर है उदाहरण, इसके मतलब कुछ विचारक हुए हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। जॉन लॉक है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, ईजा बर्लिन है, इन सभी ने बोला है कि नकारात्मक स्वतंत्रता लोगों को हस्तक्षेप के बिना व्यक्तिगत विकल्प चुनने की अनुमति देती है। मींस कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, आप अपना इंडिविजुअल डिसीजन ले पा रहे हो, जिसे वे एक स्वतंत्र समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। तो भाई ये लोग सपोर्ट करते हैं नेगेटिव लिबर्टी को, कि हाँ एक अच्छा स्वतंत्र समाज वही है जहां पे नेगेटिव स्वतंत्रता भी दी जाएगी, जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अब हम आएंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। मीन स्वतंत्रता का पॉजिटिव वाला ये पहलू है, तो इसमें देखें क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता किसी की क्षमता को प्राप्त करने और अपनी सच्ची इच्छा पर कार्य करने की स्वतंत्रता है, यानी कि आपकी जो इच्छा है आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा यह एक संपूर्ण जीवन जीने, आप अच्छे से अपना जीवन जियो और अपने लक्ष्यों तक पहुंचो, और जो जो आपको संसाधन चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, जो आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो आपको मिले। ये पॉजिटिव वाली स्वतंत्रता है कि मीन्स आपको जो जो अचीव करना है उसके लिए आपको सपोर्ट मिले पूरी तरीके से। जैसे कि ये अवधारणा किसने दी, तो बर्लिन ने भी इस अवधारणा को सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में बताया। बर्लिन, ईसा बर्लिन जो थे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। इसके अलावा जीन जैक्स रूसो हैं, जिनको सिर्फ रूसो भी आप लिख सकते हो, रूसो ने भी इस अवधारणा के बारे में लिखा है। और GW.F. हीगल, या सिंपली आप हीगल भी नाम जिसका ले सकते हो, हीगल, रूसो और बर्लिन, इन 3 लोगों ने इसके बारे में हमें बताया है कि भाई आप कुछ भी अगर अचीव करना चाहते हो आज़ाद रहकर, तो इन विचारकों का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना। जो आप जो करने के लिए कैपेबल हो वो आप काम करो, उसको कोई आपको रोके ना, और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति और साधन होना। मीन्स जो आपके लक्ष्य हैं आप उनको पूरा कर पाओ, इतनी शक्ति मिले आपको और आपको वो साधन मिले। ऐसा ना हो कि साधन आपको कोई ना दे, ठीक है, तो वो साधन मिले तो आप सच्चे मायनों में स्वतंत्र हो। इनका ये मानना है स्वतंत्रता को लेकर। फिर है सकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में वह करने या बनने की क्षमता पर केंद्रित है जो आप बनना चाहते हो, यानी कि जो आप करना चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है वो आप अचीव कर पाओ। यह केवल बाधाओं जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, यानी कि जो हमने नेगेटिव वाला जो पढ़ा था उसमें तो यही था कि भाई कोई भी बाधा नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके अंदर कुछ हद तक आपके ऊपर रोक टोक होगी, यानी कि कुछ कानून होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे अगर आप रह रहे हो किसी देश में। तो इसके अंदर क्या होगा कि सार्थक विकल्प बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक सहायता के बारे में भी बताया जाता है। मींस सच्ची स्वतंत्रता वो है जहां पर आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य सेवाओं की आपको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिल रही है, जब भी आप अपने उन लक्ष्यों को अचीव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है नेगेटिव वाले से, ठीक है, इसमें पॉजिटिव बातें हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं है, इसका मतलब है अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम होना। मींस आप उस हद तक सक्षम हो जाओ कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाओ। तो इस तरह की स्वतंत्रता के लिए अक्सर सरकार या समाज को कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, जो आपका रोटी कपड़ा, मकान, पीने का साफ पानी, ठीक है, और
मतलब ये कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, आपको रोजगार वगैरह देना, हेल्थ सर्विसेज देना, शिक्षा देना, ठीक है, ये जब सब आपके पास है तो ये आप सही मायने में स्वतंत्र हो, ऐसा मान लो बस आप, ठीक है। ये ही होगा तो आपके पास आप स्वतंत्र हो, ये नहीं है तो मान लो फिर आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है सक्षम करने वाली परिस्थिति। मीन्स आपको एक ऐसी परिस्थिति में आपको रखा जाए जहां आप शिक्षा, स्वास्थ्य और कई सारी सेवाएं, संसाधन आपको मिलें, जब भी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे, जब भी आप स्वतंत्र हो। फिर है आत्मनियंत्रण, यानी कि सच्ची स्वतंत्रता में किसी के जीवन और विकल्पों पर नियंत्रण होना शामिल है, जिसका अर्थ है कभी कभी अज्ञानता या गरीबी जैसी अपने भीतर की बाधाओं पर काबू पाना भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो सच्ची स्वतंत्रता है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि भाई आप अपने ऊपर कंट्रोल भी रखो, आप कोई ऐसा काम मत करो जो आप कोई गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर है राज्य की सक्रिय भूमिका। तो इसके अंदर ये कहा जाता है सरकार या समाज को व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए सहायता देनी चाहिए। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता हमें ये बताती है कि जो सरकार है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आप जब भी सही सही मायने में आज़ाद हो, जब सरकार आपके कल्याण के लिए काम करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब टॉपिक्स के ऊपर। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, जो विचारक हैं वो है जीन जैक्स रूसो और हीगल और कार्ल मार्क्स भी यही मानते थे कि भाई स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब ये भी है कि जो आपका स्टेट है, जो आपका राज्य है, वो आपके कल्याण के लिए कार्य करे, समाज में सभी के भलाई के लिए काम करे और आपको इतना सक्षम बनाए कि आप खुद से सब काम कर पाओ। फिर है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच का कुछ एक डिफरेंस है, वो मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, अहस्तक्षेप बनाम सशक्तिकरण। तो नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि हस्तक्षेप ही मत करो भाई, ठीक है, आपको जो करना है वो करो। जबकि स्वतंत्र मतलब जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो ये कहती है कि सरकार को हस्तक्षेप करके सशक्तिकरण करना चाहिए, ठीक है, लोगों को इतना ज़्यादा एम्पावर करो कि वो खुद से कुछ करें। फिर है न्यूनतम अवस्था बनाम सक्रिय अवस्था। न्यूनतम स्टेट यानी कि न्यूनतम हस्तक्षेप वाला स्टेट, और एक है एक्टिवली हस्तक्षेप करने वाला स्टेट। इसका मतलब है नकारात्मक स्वतंत्रता में बोला जाता है कि हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे जो राज्य है, ठीक है, जो सरकारें हैं। लेकिन सकारात्मक में ये कहा जाता है कि भाई लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाओ, राज्य का ही तो काम है शिक्षा और संसाधन उपलब्ध करवाना। इसके अलावा नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा जाता है कि हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्ति हो जाए। सकारात्मक में कहा जाता है कि अपनी क्षमता का अनुसरण करने और उसे प्राप्त करने के लिए ही असली स्वतंत्रता है। इसका मतलब है आप इतने सक्षम बनो और आपको वो क्षमता जो है अपनी विकसित करने के लिए सरकार आपको हेल्प करे और आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाओ जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो, वही आपकी सच्ची स्वतंत्रता है। जबकि नकारात्मक वाले तो ये कह रहे हैं भाई कोई भी मतलब बैरियर, कोई रोक टोक ना हो, जो मन करे वो हम करेंगे। तो ऐसा होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करो। तो ये भी बहुत बारी पेपर में पूछा गया है कि जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने न्याय के ऊपर क्या बताया है, ठीक है, न्याय का सिद्धांत। तो देखिए भाई ये सिद्धांत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप इसको समझेंगे कि आखिर इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये न्याय के बारे में बताते हैं कि एक जस्टिस यानी कि न्याय वाला समाज कैसे बन सकता है। तो इसमें ये क्या बताते हैं, देखिए जॉन रॉल्स का सिद्धांत, जिसे न्याय के रूप में निष्पक्षता भी कहा जाता है, यानी कि ये निष्पक्षता के ऊपर बिलीव करते हैं कि जहां ऐसा समाज जहां पक्षपात नहीं होगा वहीं न्याय आ पाएगा। तो उनका मानना था कि सभी को समान रूप से बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी कि पहली बात, सभी को इक्वल राइट्स मिले, अधिकार सभी के समान हो और सभी को इक्वल ही स्वतंत्रता दी जाए और असमानताएं बिल्कुल ना हो, ठीक है, ताकि समाज में सबसे कम भाग्यशाली सदस्यों को भी फायदा मिले। यानी कि जो सदस्य बहुत ज़्यादा लकी नहीं है और उनको भी भाई एक फ़ायदा मिले, अगर वो पक्षपात नहीं होगा तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो पाएगा। तो जॉन रॉल्स का ये सुझाव है, अगर लोग निष्पक्ष तरीके से निर्णय ले तो वे समाज के लिए निष्पक्ष नियमों पर सहमत होंगे। यानी कि अगर लोग पक्षपात नहीं करेंगे तो समाज भी ऑटोमेटिकली निष्पक्ष बनेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या है कि भाई एक इमेजिनरी सिचुएशन बताई है हमें कि सपोज आपको क्या करना है कि आप अज्ञानता के पर्दे के पीछे हो और फिर आपको कानून बनाने हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक ये जो जॉन रॉल्स हैं, इन्होंने क्या बताया है
निष्पक्षता के रूप में अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। और ये याद रखना, इनका जो सिद्धांत है ये इनकी बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में छपा हुआ था। और इन्होंने यही बताया है कि भाई एक ऐसी आपको कल्पना करनी है, इमेजिनेशन, जहाँ पे आप सोचो कि आप किसी को नहीं जानते, आपके ऊपर एक पर्दा है। आपको आगे फोटो से समझ आएगा। देखो ये मेरा बैकग्राउंड है, यहाँ पे मैं नहीं जानता, मेरे सर के ऊपर किसी ने पर्दा रख दिया और बिल्कुल सब एकदम ढके हुए हैं। आपको अब बोला गया है आप कानून बनाओ, या आपसे ये बोला गया है कि चलो अब आप डिसीजन दो, न्याय सुनाओ। तो आप जब किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, मुंह पे आपके पर्दा है, तो आप कभी भेदभाव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर ये पर्दा हटा दो तो हो सकता है आपको अपना बंदा दिख जाए, आप उसके फायदे में कुछ कह दो या कुछ ऐसा कानून बना दो जो उसके फायदे में हो। लेकिन अगर आपके ऊपर से ये हटे ही ना, ठीक है, और आपको पर्दे में रख के बोला जाए कि अब भाई आप बताओ, तो एक तरीके से न्याय तो इसी में अच्छा हो पाएगा ना। तो अज्ञान का पर्दा है क्या आखिर ये जो पर्दा है? तो अज्ञानता के पर्दे का मतलब है कि आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका सामाजिक वर्ग क्या है, ये कोई नहीं जानता। आप ताकतवर हो, आप कमजोर हो, आप किसके लिए प्रायोरिटी हो ये नहीं जान पाओगे, आप अमीर हो, आप गरीब हो, कुछ पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और चूंकि आप अपनी भविष्य की स्थिति नहीं जानते, आपको नहीं पता आप कौन हो, इसलिए आप ऐसे नियम बनाओगे जो सभी के लिए निष्पक्ष होंगे। आप भेदभाव कर ही नहीं सकते इस वाले में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्दे के पीछे आप नहीं जानते ना कि आप अमीर बनेंगे या गरीब या शक्तिशाली या कमजोर, या आपको नहीं पता कौन है आपके सामने। इसलिए आप ऐसे नियम चुनेंगे जो समाज को, सभी लोगों को उसका फायदा मिले, पूरे समाज का फायदा हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब भी बन पाएगी भाई जब आप ये नियम फॉलो करोगे। तो अज्ञानता के पर्दे का उद्देश्य क्या है? ये जो आपके ऊपर पर्दा लगाया गया है ये सुनिश्चित करता है कि आप निष्पक्षता के बारे में पूरा एक ऐसा अपना पीओवी रखो, दृष्टिकोण रखो कि आप पक्षपात कर ही ना पाओ। क्योंकि इनका मानना है कि न्याय का मीनिंग ही यही होता है, निष्पक्षता, ठीक है। जहां पक्षपात नहीं है वहीं पर न्याय आ सकता है। यानी कि आप अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ो, पर्सनल चीजों को छोड़ो, पक्षपात मत करो। इसके अलावा इन्होंने न्याय के 2 सिद्धांत और बताए हैं, वो क्या हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो जॉन रॉल्स के अनुसार यदि लोग मूल स्थिति में समाज के नियम तय कर रहे होते हैं तो वे न्याय के 2 मुख्य सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। यदि आप ये सब फॉलो कर रहे हो तो आपको समाज में 2 सिद्धांत मानने पड़ेंगे। पहला है समान बुनियादी स्वतंत्रता। इसका मतलब है सभी को जो बुनियादी अधिकार है वो मिले, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। एक ऐसा समाज अगर बनता है तो इसका मतलब है हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल पाओ, अपनी बातें रख पाओ, धर्म की स्वतंत्रता, आप जिस मर्जी धर्म को फॉलो कर पाओ, आपको मतदान का अधिकार मिले, आपको प्रॉपर मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने का अधिकार मिले, ये होगा। और इसके अलावा ये अधिकार जो है ये मौलिक हैं, सभी के पास होने चाहिए। और समाज में अन्य लाभों को बढ़ाने के लिए इन्हें नहीं छीना जा सकता। यानी कि आप अपना फायदा बढ़ाने के लिए ये अधिकार किसी से मत छीनो, ये अधिकार सभी के पास होने चाहिए। और जॉन रॉल्स का ये मानना था कि ये बुनियादी स्वतंत्रताएं एक निष्पक्ष समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको एक ऐसा समाज बनाना है जहां पक्षपात ना हो तो ये अधिकार आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और वो भी सभी को इक्वली, सभी को समान रूप से ये अधिकार मिलने चाहिए, जब भी तो उनका कोई फायदा भी होगा। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक और आर्थिक असमानता। जॉन रॉल्स मानते हैं समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, तो अवसर की निष्पक्ष समानता। इसका मतलब है सभी को सफल होने का उचित अवसर मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहाँ पे कि आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, एटलीस्ट अवसर तो सबको दो ना। वो बाद में पता चलेगा कौन डिजर्व करता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, किसी भी समाज से आता है। उदाहरण के लिए सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच मिलनी चाहिए। मीन्स एजुकेशन राइट है सबका, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है। हेल्थ सर्विसेज उसको अच्छी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है, ताकि सभी को अपने सपनों को पूरा करने का एक अवसर तो मिले, एक अपॉर्चुनिटी तो मिले। आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। फिर है अंतर सिद्धांत। इसका मतलब है असमानताएं, जैसे कुछ नौकरियों के लिए उच्च आय। होता क्या है, कुछ नौकरियों में कम पैसा मिलता है, कुछ नौकरियों में ज्यादा पैसा मिलता है, तो ये भी आर्थिक असमानता है एक तरीके से। तो होता क्या है, इसका मतलब है जो लोग अधिक कमाते हैं या जिनके पास अधिक शक्ति है उन्हें पूरे समाज को लाभ पहुंचाना चाहिए। ये थोड़ा समाजवाद हो गया फिर यार। अब समाजवाद में ऐसा होता है आप ज्यादा कमा रहे हो तो पूरे समाज के लिए कुछ करो, विशेष रूप से जो लोग कम भाग्यशाली हैं, जो लोग गरीब हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, उनके लिए कुछ काम करो। फॉर एग्जाम्पल
डॉक्टर और इंजीनियरों के लिए जो है उच्च वेतन की अनुमति दी जाती है, क्योंकि ये भूमिकाएं आवश्यक सेवाएं प्रदान करके समाज को लाभ पहुंचाती हैं। होता क्या है, डॉक्टर्स जो लोग होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नहीं होंगे तो भाई लोग मर जाएंगे ना, इलाज कौन करेगा? तो अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर उपलब्ध होने से सबसे कम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को भी लाभ होता है। अगर अच्छा डॉक्टर होगा, इंजीनियर अच्छा होगा, तो क्या होगा कि भाई जो गरीब लोग हैं उनका भी फायदा होगा। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छा बैठा है तो आपको जब भी फायदा भी मिलेगा ना। तो ये सारी बातें हैं। रॉल्स का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जॉन रॉल्स ने जो अपना सिद्धांत दिया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, सबसे पहले निष्पक्षता पर ये ध्यान देता है। जॉन रॉल्स का सिद्धांत समाज को सभी के लिए, खासतौर पर वंचितों के लिए निष्पक्ष बनाने पर जोर देता है कि भाई पक्षपात तो बिल्कुल खत्म कर दो। सबसे मेन बात तो यही है, यानी कि उनको मदद दो जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ये एक तो इसलिए अच्छा है। फिर निष्पक्ष निर्णय लेना, यानी कि ये हमें बताया जाता है अज्ञानता का पर्दा लगाओगे तो आप निर्णय हमेशा अच्छा ले पाओगे। आप अपने बारे में खुद को ये बिल्कुल जानते ही नहीं हो, समझ लो आपने पर्दा लगा लिया ना, आप किसी अपने संबंधी को जानते हो, तो आप जो निर्णय लोगे, जो नियम चुनोगे, वो अच्छा होगा, निष्पक्ष होगा, बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता और समानता का संतुलन बनाना। इसका मतलब है जॉन रॉल्स का सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता के बीच भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हर किसी के पास बुनियादी अधिकार हैं, यानी कि जो आपका बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कुछ असमानता की अनुमति है अगर इससे सभी को फायदा हो, खासकर कम भाग्यशाली लोगों को। ये कहते हैं कि भाई जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसको कुछ मदद करनी चाहिए जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं। तो थोड़ा सा तो भाई मतलब आप असमानता कर सकते हो जिससे किसी का फायदा हो रहा हो। ठीक है, ऐसा ये मानते हैं। सामाजिक नीतियों के लिए मार्गदर्शन, अगर आप जॉन रॉल्स के सिद्धांत को पढ़ते हो तो आप समाज के लिए अच्छी नीतियां बना पाओगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आप जो इनसे सीखोगे वो है निष्पक्षता। ठीक है, तो नीति बनाने में आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, और क्योंकि ये निष्पक्षता और समानता पर जोर देते हैं और यही बताते हैं कि हाँ भाई अगर आप इसको फॉलो करोगे तो एक अच्छा समाज बनेगा। लेकिन जॉन रॉल्स के सिद्धांत को कुछ लोगों ने गलत भी माना है। कुछ लोग मानते हैं बहुत आदर्शवादी है, कहते हैं कि भाई ये सब मतलब अज्ञानता का पर्दा और ये सब ये काल्पनिक है, ये रियलिटी में ये सब पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कड़ी मेहनत पर पर्याप्त ध्यान ना देना। अब ये कह रहे हैं ना भाई जो लोग गरीब हैं, जो जो निचले तबके के हैं, उनकी मदद करो। तो लोग कह रहे हैं भाई क्यों, उनको भी बोलो, वो भी अपनी मेहनत करें, वो भी काम करें। फिर है असमानता का सरलीकरण दृष्टिकोण। इसका मतलब है आलोचक जो हैं वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स विशिष्ट असमानताओं जैसे नस्लीय और लैंगिक असमानता पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, गरीबों का भला करो, वंचितों का भला करो। लेकिन भाई इसके अलावा और भी तो असमानता होती है, नस्लीय असमानता है, लैंगिक असमानता है, उसके ऊपर वो क्यों नहीं ध्यान देते। फिर है वास्तविकता में लागू करना बहुत कठिन है। ये जो इनका सिद्धांत है ना, ये बस पढ़ने में अच्छा लगता है, इन रियलिटी इसको आप नहीं लागू कर सकते, ये रियलिटी है। ठीक है, उतनी तरीके से अच्छे से नहीं लागू किया जा सकता इसको। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, वो है समानता को परिभाषित करें और अवसर की समानता और परिणाम की समानता के बीच अंतर बताओ। समानता जिसको आप इक्वालिटी कहते हो, ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसका मतलब है सबसे प्रभावशाली सकारात्मक उदार विचारक लॉस्की, एक बहुत बड़े थिंकर थे लास्की। लास्की ने बताया है कि समाज में विशेष अधिकारों का अंत, यानी कि किसी को स्पेशल अधिकार मत दो, वही जो कंडीशन जो सिचुएशन बनेगी वही समानता है, जहां सभी को बराबर अधिकार होंगे। दूसरा, सभी को अपने व्यक्तित्व की पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर दो, मीन्स अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, तभी भी आप समानता में हो। फिर है सभी के लिए सामाजिक लाभों तक पहुंच, यानी कि सामाजिक लाभ कल्याण सभी तक बराबर पहुंचे। ठीक है, किसी को भी ये मत देखो कि भाई वो कौन से बैकग्राउंड से आता है। फिर है आर्थिक व सामाजिक शोषण का अभाव, ऐसा समाज जहां पर आर्थिक सामाजिक रूप से शोषण नहीं होता वही एक समानता वाला समाज कहलाएगा। तो ये समानता की अवधारणा बेसिकली जो लॉस्की ने बताई है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जो बहुत ही सिंपल सी बात थी। अब है समानता क्या है, एक सिद्धांत है जो निष्पक्षता और न्याय पर जोर देता है। मींस आपके साथ पक्षपात नहीं होगा तो आप इक्वल माने जा रहे हो, आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा
तो भी आप इक्वल माने जा रहे हो, तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो वो आपके लिए समानता है। इसका मतलब है जाति, नस्ल, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति, आप गरीब हो, अमीर हो, आप मेल हो, फीमेल हो, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, आप कुछ भी हो, उसके बेसिस पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही आपकी समानता है। तो समानता का अर्थ एक रूपता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है उचित अवसर और अधिकार प्रदान करना। समानता का मतलब ये नहीं होता आप सबको सेम मान लो, नहीं, समानता कहती है आप उचित अवसर दो, सबको अपॉर्चुनिटी दो, अधिकार दो, और प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपनी क्षमता प्राप्त कर सके। ठीक है, सभी को एटलीस्ट अधिकार मिलेंगे तो वो क्षमता अपनी डेवलप कर पाएगा, अधिकार ही नहीं दोगे तो वो क्या कर पाएगा बंदा। आधुनिक समाज में समानता लोकतंत्र का मूल अधिकार है, ठीक है, आधार है। तो आज के समय में समानता ना हो तो लोकतंत्र का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग वोट डालते हैं, सरकार बनाते हैं। समानता नहीं होगी, सोचो सिर्फ लड़कों को अधिकार है वोट डालने का, तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं, कमजोर होगा। समानता आएगी तो हर व्यक्ति चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसका संसाधन उसके पास कितने भी हो, ठीक है, उसको न्याय मिलेगा, वो उसको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करोगे तो वो भी वोट डालने जाएगा। ठीक है, अवसरों की समानता अभी हमारा टॉपिक था, इस पे हम आते हैं। अवसरों की समानता का मतलब क्या है एक्चुअली में? अवसर की समानता का मतलब है ऐसी प्रणाली जहां सभी के पास अवसरों तक समान पहुंच या एक स्टार्टिंग पॉइंट सभी का सेम हो। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हो और वैकेंसी निकलेगी अभी, ठीक है, तो आपको बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के हैं बच्चे वो ही बस ये नौकरी में आएंगे और कोई नहीं आएगा, तो क्या होगा भाई? एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली ना वो एग्जाम लिखने की। सो ये वाली बात आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि मान लो कि एक स्टार्टिंग लाइन आप इमेजिन करो, ये एक स्टार्टिंग लाइन है, एक रेस शुरू होने वाली है, ठीक है, ये सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जो आगे खड़े हैं, ठीक है, सोच लो इन सभी को तो रेस में एकदम बराबर जगह मिली हुई है। अब आज से कुछ साल पहले जाओगे पीछे तो जो SC ST कैटेगरी के लोग थे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो आज की डेट में अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो उनकी जो पीढ़ियां कई नहीं पढ़ पाई, तो वो तो स्टार्टिंग लाइन से भी बहुत पीछे हैं। अभी देखा जाए तो स्टार्टिंग लाइन तक तो वो आए नहीं, इतने साल तक तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये स्टार्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट है सारा, इक्वलिटी यानी कि अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी। आप अपॉर्चुनिटी दो, उसके बाद देखो ना अगला बंदा कितना सक्षम है वो करने के लिए या नहीं है। ओके, तो ये बात आती है इसमें। तो यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि लोगों का मूल्यांकन यानी कि जो उनका इवैल्यूएशन है वो उनकी क्षमता और प्रयासों के आधार पर किया जाए। मींस आप देखो इंडिविजुअल में कितनी क्षमता है, ना कि उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि। ये मत सोचो ये SC है ST है तो इसको तो अब मौका ही नहीं देना, नो। अब देखो उसको एक अपॉर्चुनिटी दो, अगर लगता है वो कर सकता है तो उसको रखो, नहीं लगता तो मत रखो। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिलना चाहिए। सभी व्यक्तियों को जीवन में अपनी यात्रा समान अवसरों के साथ शुरू करनी चाहिए, यानी कि जो आपकी जीवन यात्रा है उसमें आपको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले सभी की तरह। उदाहरण के लिए प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, एक क्वालिटी एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ सर्विस मिलना सभी के लिए बहुत बेसिक नीड है और सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऊपर के तबके को मिलेगी, निचले तबके को नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि वो उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिले ना। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। फिर है योग्यता आधारित सफलता। इसमें यह बताया जाता है सफलता या असफलता विरासत में मिले विशेष अधिकारों या व्यवस्थागत असुविधाओं पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की कड़ी मेहनत, प्रतिभा और विकल्पों पर निर्भर करती है। मींस आप सक्सेस होगे या नहीं होगे ये पहले से ये डिसाइड नहीं होता कि आपके पास कोई विशेष अधिकार है, आप तो उस समाज से आते हो, इस जाति के हो। नो, आप कड़ी मेहनत करो, अपनी प्रतिभा दिखाओ, तो ही आपको वो मतलब माना जाएगा कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। बाधाओं को हटाना, तो समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भेदभाव कोई भी नहीं होना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या लड़का लड़की वाला जो डिफरेंस है वो भी नहीं होना चाहिए, ये सब हटेगा तभी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। फिर है समान पहुंच, नौकरी, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे अवसर सभी के लिए समान रूप से सुलभ होने चाहिए। मीन्स नौकरी है तो वो सभी के लिए हो, अच्छी शिक्षा का प्रबंध है तो वो सभी के लिए हो, स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटल में कोई अच्छी सेवा मिल रही है तो वो सबको मिले, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड लोगों को मिले, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। इसकी कुछ चुनौतियां हैं, भले ही अवसर समान हो लेकिन वंचित पृष्ठभूमि वाले लोग जो गरीब हैं
बहुत ज़्यादा जो बेचारे जो अंडर प्रिविलेज परिवार हैं वो फिर भी कंपटीशन में नहीं आ पाते। मान लो आज की डेट में तो अब किसी पे रोक टोक नहीं है, स्कूल में हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन आज भी बहुत बच्चों के पास बुक्स नहीं होती हैं, माता पिता का सपोर्ट नहीं होता है, तो वो भी तो एक तरीके से यार इसकी चुनौती है ना इस वाली थ्योरी की। ठीक है, तो ये बात इसमें आ जाएगी। सामाजिक पूर्वाग्रह है, यानी कि लड़के को पढ़ाना है लड़की को नहीं पढ़ाना, ये घर के अंदर जो अब ये पूर्वाग्रह चल रहे हैं इनको कौन ठीक करेगा भाई, ये पक्षपात को कौन ठीक करेगा। तो अभी भी ये आप कह सकते हो कि भले ही सरकार ने तो आपको अवसर की समानता दी है कि आपको भी अपॉर्चुनिटी दी है, बट घर वाले ही नहीं घर से निकलने दे रहे, तो इसमें आप किसको दोष दोगे। अब आता है परिणाम की समानता, ये तो थी अवसर की समानता, अब हम देखेंगे परिणाम की समानता। ठीक है, आउटकम जिसे हम कहते हैं कि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इमीडिएटली क्या हो रहा है, इसमें ये देखा जाएगा लॉन्ग टर्म में इसका आउटकम क्या निकलेगा, वो समानता वाला होना चाहिए। कैसे, देखो परिणाम की समानता यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, इस पे फोकस करती है कि सभी को समान परिणाम प्राप्त हो, भले ही आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आपकी योग्यता सब में एबिलिटी अलग अलग हो, प्रयास आपने अलग अलग किए हो, बट आपका जो परिणाम होगा वो सभी का बराबर होना चाहिए। तो यह दृष्टिकोण मानता है कि केवल समान अवसर प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बस अपने अपॉर्चुनिटी दे दी, इसको आप सिर्फ समानता नहीं कहते। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐतिहासिक, मतलब आप ये मान के चलो, क्योंकि संरचनात्मक असमानताएं और ऐतिहासिक नुकसान असमान परिणाम पैदा करते हैं, यानी कि कुछ पुराने ज़माने से जिनको अधिकार नहीं मिला पढ़ने का, और आज की डेट में आप जनरल कैटेगरी वालों को भी अधिकार दे रहे हो, उनको भी दे रहे हो, ठीक है दे रहे हो, लेकिन उन्होंने तो बहुत समय से नुकसान झेला है, उनका वो लेवल नहीं होगा ना उतना ज़्यादा जितना इन लोगों का होगा। तो ये चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, तो निष्पक्ष शुरुआत सुनिश्चित करने की बजाय आप ये मत देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये थ्योरी स्टार्टिंग पॉइंट पे ध्यान नहीं देती। ये कहते हैं कि ये दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम परिणाम कैसा होगा, आपका एंडिंग पॉइंट कैसा होगा, एंड आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, उदाहरण के लिए आय यानी कि इनकम या धन असमानता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं कि आप फोकस करो इनकम वाली जो असमानता इनइक्वालिटी है उसको कम करो जितना हो सकता है, कि लोगों को जो अमीर ज़्यादा होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, ये इनइक्वालिटी जो है इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो संसाधनों का पुनर्वितरण करो, कहीं ना कहीं ये थोड़ा समाजवाद से मिलता जुलता मुझे लग रहा है ये जो विचार है कि समाज में सभी के लिए सोचो। ठीक है, तो सरकारें जो हैं वो वंचित लोगों के फायदे के लिए कुछ काम करें, और जो संसाधन है दोबारा से लोगों को दो, कुछ विशेष अधिकार दो, कि ठीक है कुछ अवसर और ज़्यादा दो, ये इसके अंदर कहा जा रहा है। और सकारात्मक कार्यवाही, इसका मतलब है जो ऐसे समूह हैं जो मान लो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हैं, इनके लिए कोई कोटा, ठीक है, कोटा सिस्टम हो, जैसे कि रिजर्वेशन होता है ना एजुकेशन में, जॉब्स में, जिससे कि इन लोगों का कुछ फ़ायदा करवाओ, लॉन्ग टर्म में इनको जब भी वो फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, ऐसा ये कहते हैं। असमानता कम करना, तो इसका लक्ष्य है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच आय, शिक्षा और जीवन स्तर में असमानताओं को कम करना, यानी कि इनकम का जो ये डिफरेंस है ये कम हो, एजुकेशन का डिफरेंस कम हो, सभी इक्वली एजुकेटेड हो, और इसके अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल है सबकी अलग अलग है, तो ये वाला भी जो है ना ये भी कम होना चाहिए। ठीक है, ये असमानता नहीं होनी चाहिए इतनी। समाजवादी ही सिस्टम लग रहा है कहीं ना कहीं। उदाहरण के लिए भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए सीट रिजर्व होती है शिक्षा में भी और उसमें जॉब्स में भी। गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि भाई जो अमीर लोग हैं उन पे टैक्स ज़्यादा लगाओ, उन पे टैक्स लगा के जो पैसा आएगा टैक्स का उससे गरीबों का भला करो। फिर है महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक या कॉरपोरेट नेतृत्व पदों पर लिंग का कोटा बनाना, यानी कि सरकारी जॉब्स में और जो आपकी कॉरपोरेट जॉब्स होती हैं उसमें रिजर्वेशन दो महिलाओं को, जब भी वो महिलाएं वहाँ पर आ पाएंगी। तो कहने का मतलब है ये वाला जो एस्पेक्ट है ये थोड़ा ना थोड़ा रिजर्वेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं? देखो भाई, इसकी चुनौतियाँ ये हैं, यदि पुरस्कार प्रदर्शन से जुड़े नहीं है, यानी कि जो आप रिवॉर्ड दे रहे हो लोगों को वो उनकी एबिलिटी और उनके प्रदर्शन के आधार पर नहीं दे रहे, तो ऐसे में लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना खत्म हो जाएगी ना। लोगों को तो लगेगा यार एससी एसटी वाला तो बिना कुछ करे ही आगे भाग जा रहा है, तो हम क्यों फिर इतना पढ़ रहे हैं।
तो पुनर्वितरण नीतियों से उन लोगों में अकुशलता या नाराजगी पैदा हो सकती है जिन्हें लगता है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आरक्षण से बाहर रखे गए लोग। अब मान लो जो लोगों को आरक्षण नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं मिला, वो बोलेंगे यार हमारे साथ तो गलत हो रहा है, SC ST वालों को तो सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सो ऐसे में क्या होता है कि मतलब लोगों के अंदर गुस्सा आ सकता है, और जो कि बिल्कुल, अब इसके ऊपर भी एक डिबेट है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, अधिकारों से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा पर संक्षेप में चर्चा करो। तो आपको बताना है अधिकार होता क्या है और ये प्राकृतिक अधिकार का क्या सीन है, इसका मतलब क्या होता है। तो कुछ भी नहीं है भाई, राइट्स बहुत इजी हैं, मैं आपको समझाता हूँ अधिकार का मतलब क्या होता है। देखिए अधिकार क्या है। अधिकार वे अधिकार या स्वतंत्रताएं हैं जो व्यक्तियों को या तो जन्मजात प्राप्त होती हैं या समाज द्वारा सम्मान और समानता के साथ जीने के लिए दी जाते हैं। मीन्स ये कुछ वो दावे हैं जो कि आप करते हो एज ए ह्यूमन या फिर एक समाज का एक मेंबर होने के नाते, जो आपको समाज द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। आपको बोलने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं आप वो एक आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी जा रही है। आप अपना धर्म को फॉलो कर रहे हो, वो आपको एक अधिकार दिया गया है, तो वो भी एक तरीके से एक आज़ादी है, एक स्वतंत्रता है जो आपको दी गई है समाज द्वारा, सरकार द्वारा। ठीक है, तो जॉन लॉक कहते हैं, ठीक है, अधिकार जो होते हैं वो प्राकृतिक है, यानी कि अधिकार हमें प्रकृति देती है। जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। सरकारों को इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं अधिकारों के बारे में? वो कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। थॉमस हॉब्स, अधिकार सुरक्षित रहने की जरूरत से आते हैं, यानी कि आपको सुरक्षित रहना है तो अधिकार का होना जरूरी है। प्राकृतिक अवस्था में लोगों को पूरी आज़ादी थी, लेकिन उन्होंने शांति और सुरक्षा के लिए कुछ हद तक शासकों को आज़ादी दे दी थी। हुआ क्या कि भाई पहले के समय में तो सभी लोग जब प्रकृति पर डिपेंड थे, तो मतलब उनको आज़ादी के साथ वो सब करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब समाज में शासकों की ज़रूरत पड़ी, जो रूलर्स आए, तो उन्होंने कुछ कुछ अधिकारों को लिमिटेड कर दिया, ठीक है, कुछ अधिकारों को रोक दिया। तो ऐसे में क्या है कि अधिकारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा ये लोग मानते हैं। रूसो ने भी यही माना है कि भाई अधिकार तब बनते हैं जब लोग सभी के लाभ के लिए नियमों के तहत एक साथ रहने के लिए सहमत होते हैं। मीन्स अधिकार भी वही है जहाँ समाज है, तो समाज में एक दूसरे के लिए आप रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो एक दूसरे का। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, भाई एक के साथ आप अपने अधिकार अगर क्लेम कर रहे हो तो आपको अपना कर्तव्य भी बनता है उसके अधिकारों की भी रक्षा करो। ठीक है, और बेंथम कहते हैं कि अधिकार कानून द्वारा बनाए जाते हैं, प्रकृति द्वारा नहीं। ये मानते हैं कि अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो कानून के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति ने इसको नहीं बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद है मीन्स यही है, लोगों को खुश करने के लिए अधिकार होते हैं, इसको प्रकृति ने नहीं बनाया, हमने ही बनाया है। तो वे मानवीय अंत्य क्रियाओं को विनियमित करते हैं, यानी कि जो अधिकार होते हैं वो आपके जो इंटरेक्शन होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, वो कैसे हो रहे हैं, उससे ये मतलब आपको पता चलता है कि कैसे लोग व्यक्ति दूसरों का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मीन्स आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो, अपने भी लक्ष्य आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो अधिकार किसी भी समुदाय या राष्ट्र में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, एक देश है, अगर वहाँ पे नागरिकों को अधिकार मिलेगा तो वो देश का भी विकास होगा। ठीक है, उस देश में एक व्यवस्था बनी रहेगी, न्याय। अगर आप मान लो किसी को अधिकार है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप कोर्ट आ सकते हो, ये अधिकार ही है ना। अभी अधिकार नहीं होगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो वो भी लड़ाई झगड़ा करेगा, सर फाड़ेगा, तो क्या है, व्यवस्था बिगड़ेगी, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके लिए अधिकारों का होना। अधिकारों का महत्व क्या होता है भाई? व्यक्तियों को उत्पीड़न और शोषण से बचाना। अगर आपके पास अधिकार होगा तो आप स्वतंत्र रह पाओगे, कोई आपके साथ शोषण नहीं करेगा, उत्पीड़न नहीं होगा। सभी के लिए समान अवसर देना, आपका समानता का अधिकार है, फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपसे कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। कानून, न्याय और शासन के लिए आधार प्रदान करना। कानून बनाने हैं तो लोगों को पहले अधिकार देने पड़ेंगे, न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो अधिकार देने पड़ेंगे, शासन अच्छा चलाना है तो अधिकार देने पड़ेंगे, समाज में शांति बनाए रखनी है तो अधिकार देने पड़ेंगे, सद्भाव, सभी अच्छी भावना के साथ भाईचारे के साथ रहें तो आपको अधिकार देने पड़ेंगे। तो अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा। अब ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्रकृति से मिलते हैं। ये कोई सरकार या कानून या समाज हमें नहीं देता, ये सभी को मिलते हैं एज अ ह्यूमन। आपको इसके लिए अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो प्राकृतिक जो आपके अधिकार होते हैं ये क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। इसके सपोर्टर्स कौन कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो इन अधिकारों
को ज्ञानोदय के दौरान, जब आपका पुनर्जागरण का टाइम चल रहा था इटली में, अगर आपको याद हो पुनर्जागरण, कभी 11th में पढ़ा हो आपने, उस समय ये विचार आए थे प्राकृतिक अधिकार के, जिसमें जॉन लॉक है, जीन जैक्स रूसो हैं, थॉमस हॉब्स हैं। इन 3 लोगों ने इस विचार को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने ही इस चीज को आगे बढ़ाया था। प्राकृतिक अधिकारों की क्या विशेषता है? सबसे पहले ये सार्वभौमिक हैं, सभी के लिए हैं, चाहे किसी की नेशनैलिटी कुछ भी हो, वो सभी के लिए हैं। ठीक है, वो मेल है फीमेल है या उसका बैकग्राउंड क्या है, इट डजेंट मैटर। अविभाज्य है, मीन्स इनको कोई छीन नहीं सकता और कभी भी इनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि आपका जो है नेचुरल राइट आपसे छीन लिया गया। नो। नैतिक होते हैं, कुछ नैतिक सिद्धांत हैं। ठीक है, कुछ मानव स्वभाव है आपका भी अच्छे से बर्ताव करना, आपको एक समाज में डिग्निटी के साथ आपको देखा जाए, आपकी इज्जत हो। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो आपको मिलती हैं प्राकृतिक अधिकारों में। और जब समाज नहीं था तो उससे पहले से ही अधिकार हमें प्रकृति देती है। जीने का अधिकार है ना, समाज तो बाद में बना है, इंसान तो बहुत पहले से है ना, तो उस टाइम पे भी तो प्रकृति ने आपको जीने का अधिकार दिया था। उदाहरण है जीवन का अधिकार। हर किसी को जीने का अधिकार है, आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो। भाई कोई आपको मारने आ रहा है तो आप बचा सकते हो खुद को। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आप दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, अपनी इच्छा के अनुसार काम करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। फिर है संपत्ति का अधिकार है, किसी के श्रम या प्रयासों के परिणाम स्वरूप संपत्ति का स्वामित्व, यानी कि आप मेहनत करो उसके बाद अपनी संपत्ति ले सकते हो। ठीक है, प्रकृति आपको कहते हैं कि भाई आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपनी संपत्ति बनाओ। ओके, जॉन लॉक ने तर्क दिया कि सरकारें इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि सरकार का काम है इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। अगर कोई सरकार ऐसा करने में विफल होती है, मींस कोई सरकार आई और वो आपके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही, तो नागरिकों का काम है पहला कि उस सरकार को उखाड़ के फेंको, दूसरा कोई नेता लाओ। ठीक है, फिर है अधिकारों के प्रकार। कितने प्रकार के आपके अधिकार होते हैं ये मैं आपको थोड़ा एडिशनली बता देता हूँ, लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो सभी मनुष्यों के पास प्राकृतिक अधिकार तो होते ही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इसके अलावा कुछ कानूनी अधिकार होते हैं जो आपको कोई देश की सरकार आपको देती है और न्यायालय या कानूनी प्रणालियों के माध्यम से इनको लागू करवाया जाता है। कोई आपसे छीनता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। लाइक मतदान का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, अगर आपसे ये अधिकार कोई छीन रहा है एज यू आर लिविंग इन इंडिया, सो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए। ठीक है, फिर है नैतिक अधिकार। तो ये क्या है, कुछ नैतिक सिद्धांत और मूल्यों के आधार पर ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य तो नहीं होते, ये क्या एथिकल चीज़ें होती हैं। लेकिन आप अगर मान लो सम्मान के साथ व्यवहार की जाने की अपेक्षा, आप एक समाज में रहते हो तो आपका मन तो कहता होगा कि यार लोग इज्जत के साथ मुझे देखें, रिस्पेक्ट करें मेरी। अब जरूरी नहीं हर कोई इसको माने, लेकिन ये भी आपका एक अधिकार है ना। फिर है ईमानदारी का अधिकार, यानी कि सत्यपूर्ण बातचीत की अपेक्षा, कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो ईमानदारी से आपके साथ वो बात करे। जरूरी नहीं है वो ईमानदार है या नहीं है, बट आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, ये तो आपका अधिकार है एक्सपेक्ट करना। फिर है नागरिक अधिकार। इसका मतलब है समाज में जब आप रहते हो तो आपको कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ समानताएं, कुछ अधिकार मिलते हैं। उसमें आपका समानता का अधिकार सबसे पहला है, आपसे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी होगी, आपको कोई सेंसरशिप, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, आप अपनी बातें रख पाओगे, अपनी राय सबको बता पाओगे। कुछ राजनीतिक अधिकार हैं, जब आप देश में रहते हो तो आपको पॉलिटिक्स का एक पार्ट बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं। लाइक मतदान का अधिकार अगेन यहाँ पे आ सकता है कि आप अपने नेता को चुनो, और पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कि आप वोट भी डाल सकते हो, आप चुनाव लड़ भी सकते हो, पार्टी बना सकते हो, ये आपके राजनीतिक अधिकार हैं, तो ये भी एक प्रकार है। आर्थिक अधिकार, यानी कि काम करने का अधिकार है। भाई अपना रोजगार ढूंढो, अच्छे से काम करो, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। उचित मजदूरी का अधिकार, आपने मेहनत का काम किया है तो आपको मजदूरी उचित मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं आपको कम पैसा कोई दे रहा है या पैसा नहीं दे रहा। ठीक है। सांस्कृतिक अधिकार, आप किसी ट्राइब से अगर आते हो, ठीक है, मान लो आपकी एक अलग एक संस्कृति है, आप उसको अच्छे से अपनी भाषा को प्रिजर्व करो, ठीक है, और अपनी भाषा, मूल भाषा को यूज़ करो, अपनी भाषा का प्रचार करो, अपना कोई धर्म है आपका उसका प्रचार करो, ठीक है, अपनी संस्कृति को बचाए रखो, ये आपसे कोई नहीं छीनेगा। मानव अधिकार, ये ह्यूमन राइट्स, ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, सभी को ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं। कोई आपसे क्रूर व्यवहार ना करे, ठीक है, आपसे कोई यातना ना करे, और एक ह्यूमन राइट है आपका शिक्षा, ये एज अ ह्यूमन आपका राइट है आपको शिक्षा मिले, ठीक है।
और इनको यूएनओ द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो आपका यूएनओ है वो उस पर पूरा ध्यान रखता है। ह्यूमन राइट्स हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सभी को ये राइट्स मिलने चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो एक डिबेट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, और ये प्रश्न हमसे कहता है, क्या सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? टिप्पणी करें। ये आपकी डिबेट है, 101% आएगी। ठीक है, ये बहुत बारी रिपीट हो चुकी है। तो जो आप सुरक्षात्मक भेदभाव करते हो, जो आप रिजर्वेशंस देते हो SC ST OBC को, क्या ये निष्पक्षता या क्या ये पक्षपात नहीं है? कैसे, आइए समझते हैं। सुरक्षात्मक भेदभाव यानी कि कुछ ऐसे समूह जो ऐतिहासिक रूप से बहुत वंचित रहे हैं, जिनके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है, अगर आप हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ते हो, जैसे कि SC है, ST है, ठीक है, और जो विमेन महिलाएं हैं उनको भी अधिकार नहीं दिए थे ना बहुत समय तक, जो कमज़ोर वर्ग हैं, तो इनको जो विशेष लाभ दिए जाते हैं, जैसे इनको जॉब्स में, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या वो गलत है, क्या वो भेदभाव है, क्या वो पक्षपात है? ये एक डिबेट है। आप भी दो दोस्त अगर खड़े हो ना, तो आप भी ये बात सोच सकते हो कि मान लो क्लास में कोई बच्चा है SC कैटेगरी का, तो बहुत ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग होंगे जो मानते होंगे यार इसको क्यों रिजर्वेशन दी जा रही है, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये तो हमारी सीट खा जाएगा, ये तो हमारी नौकरियां खा जाएगा। लेकिन क्या एक तरफ दूसरी तरफ वो पक्ष नहीं होगा जो ये बोलेगा यार हिस्टोरिकली देखा जाए तो इनके पूर्वजों को पढ़ने नहीं दिया गया समाज में, इनको एजुकेशन तक का राइट नहीं था, इनको कोई राइट नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग तो इनका कुछ अपलिफ्टमेंट, कुछ इनके लिए भलाई के लिए ही किया जा रहा है ना। तो अब ये दोनों डिबेट है, इसमें मैं किसी की साइड नहीं लेता, क्योंकि डिबेट का मतलब डिबेट होता है, पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा, तो मेरा काम है आपको दोनों तरीके से समझाना। तो देखिए, उदाहरणों में है शिक्षा और नौकरी में आरक्षण। सबसे पहला तो यही है मेन डिबेट का मुद्दा कि जो शिक्षा और ये नौकरियां हैं उसमें किस प्रकार सुरक्षात्मक भेदभाव, किस प्रकार निष्पक्षता का उल्लंघन कर सकता है, कि हाँ भाई पक्षपात हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। कैसे? देखो, असमान व्यवहार, सुरक्षात्मक भेदभाव कुछ समूहों के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है, उन्हें ऐसे लाभ देता है जो दूसरों को नहीं मिलते, यह अनुचित है। मान लो वही बात हो गई क्लासरूम में, भाई 70 बच्चे हैं, 70% जनरल हैं, 30% जो है SC ST के हैं। SC ST वालों को तो स्कॉलरशिप्स मिल रही है, एडमिशन इजीली मिल जा रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। ये 70% सोचेंगे भाई हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार हो नहीं रहा, हमारे साथ तो भेदभाव है अब ये तो। फिर उदाहरण के लिए यदि दो छात्र किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और उनमें से एक को आरक्षण के कारण चुन लिया जाता है, मान लो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपकी नौकरी लग नहीं रही है, आपका दोस्त SC कैटेगरी से उसकी नौकरी लग गई। अब आपको गुस्सा तो आएगा कि यार ये तो, मैं तो इससे ज़्यादा योग्य था, लेकिन ये अपनी SC कैटेगरी की वजह से यहाँ पे जॉब लग गया। तो ये भाई कुछ लोग मानते हैं भेदभाव। इससे सुविधा प्राप्त समूहों के उन व्यक्तियों के प्रति अन्याय हो सकता है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अतीत में भेदभाव में योगदान नहीं दिया। इसका मतलब है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो बोलेंगे कि यार एक बात बताओ कि आप इनको रिजर्वेशन दे रहे हो SC ST वालों को, हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसकी आप सजा हमें क्यों दे रहे हो? अब मैं तो भाई नहीं था ना वहां पे, मतलब एंशिएंट टाइम पे मैं तो नहीं किसी SC ST वाले के साथ गलत करके आया, तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है? कि भाई सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ये महसूस करेगा ना कि उसने ऐतिहासिक गलती जो उसने करी ही नहीं है उसके लिए मुझे क्यों दंडित किया जा रहा है भाई, जिसमें मेरी कोई भूमिका ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, मैं नहीं था एंशिएंट टाइम में क्या हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? तो ये बात आती है। फिर है योग्यता की अनदेखी की जाती है। इसमें ये नहीं देखा जाता कौन कितना योग्य है। अब अगर वो SC ST कैटेगरी से आ रहा है और अगर ठीक है उसको वो फायदा मिल गया अगर, तो भाई उसको ले लिया जाएगा, उसको ऑफिसर बना देंगे। अब जो बंदा उससे ज्यादा योग्य था, उम्मीदवार ऐसा, उसमें असंतोष पैदा होगा, वो बोलेगा यार ये बहुत गलत है, सिस्टम में मेरा विश्वास उठ गया, ये तो सिर्फ भेदभाव चल रहे हैं। ओके, समाज में विभाजन क्रिएट होगा भाई। अगर आप अपनी पहचान ही SC कैटेगरी के नाम से बना दोगे तो कितने साल तक तो आप ये ठप्पा लेकर घूमोगे ही कि आप समाज में नॉर्मल तो बन ही नहीं पाओगे ना, आप SC ST के नाम पे ही चलते रहोगे, तो वो तो एक समाज बट जाएगा, जनरल वाले अलग SC वाले अलग। जब तक ये चलेगा, जब तक समाज बटा रहेगा। तो ये भी एक पॉइंट है इनका, ये जो रखते हैं। बट अब यहाँ पे वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, सुरक्षात्मक भेदभाव जो है वो इतना भी बुरा नहीं है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। जैसे निष्पक्षता का मतलब हमेशा सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं होता। इसका मतलब है सभी को वह सब कुछ देना जो उन्हें सफल होने के लिए चाहिए।
उदाहरण के लिए अगर दो लोग दौड़ में भाग लेते हैं और उनमें से एक किसी नुकसान के कारण बहुत पीछे रह जाता है, तो निष्पक्षता का मतलब यह है कि उन्हें प्रतियोगिता में बराबरी का मौका देने के लिए पहले से ही आगे रहना। समझ रहे हो कि मान लो अगर दो लोग दौड़ रहे हैं, उनमें से किसी को एक नुकसान पहुंच गया, बहुत समय तक वो पीछे है, तो उनको इक्वालिटी के लिए बराबर वहां पे लेके आओ, वो निष्पक्षता है। आप उनको पीछे छोड़कर वो नुकसान में है और आप आगे भागे जा रहे हो, वो तो बेचारा भागा ही नहीं है ना, तो उसको एटलीस्ट बराबरी में तो लाओ। तो ऐसा ये लोग मानते हैं। फिर है ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना। इसका मतलब है सुरक्षात्मक भेदभाव उन समूहों की मदद करता है, मींस इसके द्वारा रिजर्वेशंस वगैरह के द्वारा आप उन लोगों की मदद कर रहे हो जिनको अतीत में बहुत बुरा फेस करना पड़ा। उदाहरण के लिए भारत में दलितों को सदियों से भेदभाव का सामना करना पड़ा है भाई, इसलिए आरक्षण उन्हें वे अवसर प्रदान करता है जो पहले उन्हें नहीं दिए गए थे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं बताने का। फिर है बाधाओं को तोड़ना। कई वंचित समूहों को अभी भी शिक्षा या नौकरियों तक खराब पहुंच जैसी प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो सुरक्षात्मक भेदभाव उन्हें इन चुनौतियों से उबरने में मदद करता है और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको नौकरियां नहीं मिलती और उनके साथ भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार उनको रिजर्वेशन देगी, एटलीस्ट कुछ तो उनका भला होगा। जो बाधाएं आ रही हैं उनके आगे, वो तो टूटेंगी। ठीक है। फिर है विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। होता क्या है, अगर आप रिजर्वेशन दोगे तो आपके पूरे वर्क प्लेस में एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, जनरल कैटेगरी वाले भी होंगे, विमेन भी होंगी, ठीक है, और हैंडीकैप लोग भी होंगे। तो इससे क्या है, विविधता बनेगी। एक ऐसा इंटीग्रेटेड समाज जो होगा, समावेशी समाज बनेगा जहां सभी लोग होंगे, सभी की आवाज को सुना जाएगा। तो इट इज गुड फॉर डाइवर्सिटी। सो इसमें आप बैलेंस कैसे बनाना है आपको, सबसे पहले है इसको टेम्परेरी, इसको परमानेंट मत रखो। रिजर्वेशन एक समय आएगा जब सभी लोगों का भला हो जाएगा तो इसको बंद कर दो, लंबे समय तक इसको मत चलाओ। फिर है लाभ केवल समूह की पहचान की बजाय आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति के आधार पर दिया जाए। ये मत सोचो वो एससी कैटेगरी से है तो वो गरीब ही होगा, जरूरी नहीं है भाई। एससी वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये मत देखो वो किस कैटेगरी से है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख लो, फिर फायदा दे दो उसे। फिर है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। नीतियों में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि सुरक्षात्मक भेदभाव की आवश्यकता क्यों है। आखिर अगर कोई व्यक्ति को आप लाभ दे रहे हो तो उससे उसकी क्या जरूरत है, ये कैसे उसकी मदद करेगा, ठीक है। जिसको जरूरत ही नहीं है उसको भी फायदा दे रहे हो, तो ये सही बात नहीं है ना। तो ऐसा इस डिबेट में कहा गया था। अगला सवाल, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सेंसरशिप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है? मींस आपने देखा है मूवी में अगर कोई गंदा सीन आ जाए तो उसको सेंसर कर दिया जाता है, उस पर बीप लगा दी जाती है, वो सीन हटा दिया जाता है, सेंसर बोर्ड कट कर देता है। तो सेंसरशिप जो है, क्या वो आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है? आप बोलना चाह रहे थे, सरकार ने उसे सेंसर कर दिया, क्या आप कह सकते हो कि हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है या नहीं? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए फिर देखते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए इसका आंसर। सेंसरशिप का मतलब है कि आप कोई भाषण या कोई अपनी बात रख रहे हो या सूचना दे रहे हो तो उसका दमन कर देना, आपकी बात को निकलने ही ना देना, रोक देना, बिल्कुल मुंह बंद, कुछ नहीं बोलना आपको। सरकार द्वारा हो सकता है ये, ठीक है। ये हो सकता है कि जिसे भाई प्राधिकारियों या संस्थाओं द्वारा लग रहा है, मतलब सरकार मानती है आप जो बोल रहे हो वो आपत्तिजनक है, हानिकारक है, कुछ सेंसिटिव बात आपने बोल दी है जो नहीं बोलनी थी, ठीक है। तो सेंसरशिप किस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारती है, ठीक है, ये आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई, व्यक्तिगत स्वायत्ता को सीमित कर देता है। आपकी एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल सोवेरेनिटी होती है, आप अपनी बातें रखते हो, बोलने की आज़ादी होती है, जो आपका अधिकार है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आपसे सेंसरशिप ये चीज़ें छीन लेती है, आपके विचारों को दबाकर इस स्वायत्ता को छीन लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, आपको चुप करवा देना, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। फिर है सूचना तक पहुंच प्रतिबंधित करना। होगा क्या, जब सरकारें या संस्थाएं सूचना को सेंसर करती हैं, कुछ बातों को सेंसर कर देती हैं, तो इससे लोगों की ज्ञान तक पहुंच, अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता सीमित हो जाती है। सरकार आपको वही दिखाना चाह रही है जो सरकार को पसंद है, बाकी चीजें सरकार ने सेंसर कर दी हैं। तो आपको हो सकता है सरकार गलत भी सूचना दे दे भाई, असली सूचना को सेंसर कर दे, तो ये भी बात है ना। फिर है जवाबदेही को होता क्या है, सेंसरशिप जो होगी वो अक्सर क्या है, सरकारों को फायदा देगा, ठीक है, लोगों को बोलने का राइट नहीं है, चुप रहो बस सुनो।
सरकार जो कर रही है उसको करने दो। इससे सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो तो कोई जवाबदेही, किसी को वो जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने सवाल पूछने का अधिकार ही खत्म कर दिया, सेंसर कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया, आप मीडिया कुछ बोल नहीं सकते। लोगों में एक भय पैदा होगा, एक डर पैदा होगा कि सेंसरशिप की वजह से लोग बात बोलने से, खुलकर बोलने से भी डरेंगे, डिमोटिवेट होंगे। एक डर की संस्कृति, एक ऐसा फियर ऑफ कल्चर होगा, मतलब एक कल्चर आएगा फियर का, डर का एक वो हो जाएगा मतलब माहौल, जिससे क्या होगा, बहुत बुरा मैसेज जाएगा। फिर सेंसरशिप हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकार नहीं सकती। लेकिन देखो भाई, ये तो बातें थी, डिबेट चल रही है ये, अब ये तो उस तरफ की आपने सुनी है, अब इस तरफ के लोग क्या कहते हैं कि सेंसरशिप क्यों अच्छी है। देखो, उचित प्रतिबंध आवश्यक है। आप कुछ भी गंद दिखा दोगे तो वो तो समाज को बिगाड़ सकता है ना। उदाहरण के लिए, समाज को नुकसान से बचाने के लिए अभद्र भाषा, हिंसा भड़काने या मानहानि को सेंसर किया जा सकता है। कोई ऐसे भाषण, कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा गाना जो गलत है, जो गलत भाषा में है, तो उसको सेंसर करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देश की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए भी सेंसरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है, गलत सूचना को रोकता है। कभी कभी क्या होता है, सेंसरशिप अगर नहीं लगाओगे तो लोग फेक न्यूज़ फैला देते हैं, वायरल कर देते हैं वीडियोस को, और इधर उधर के मैसेजेस को वायरल कर देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। तो ये क्या है, गलत सूचना को रोकने के लिए सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, कोविड की महामारी के दौरान इतने भाई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, हद से ज़्यादा। नाक में सरसों का तेल डालोगे तो कोरोना नहीं होगा, आप अपने कपड़ों, अपनी सब्जियों को जो है सरफ में धोओगे तो उससे कोरोना हट जाएगा। ऐसे ऐसे गंदे मैसेजेस जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आते थे, मतलब आप समझ रहे हो, इनको बैन करना बहुत जरूरी है, इनको सेंसरशिप की बहुत जरूरत है। कमजोर समूहों की सुरक्षा करता है। देखो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और महिलाओं के गलत फोटो एडिट करके एआई से वो सब कर देना, इन सब पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है। इनको सेंसर करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव वर्क होते हैं ये। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, तो आज के समय में क्या है, जो मूवीज़ बनती हैं उसमें कभी कोई ऐसी मूवी बन गई जो किसी कल्चर को टारगेट कर रही है, किसी धर्म को टारगेट कर रही है, जिससे उसको ठेस पहुंच सकती है, तो ऐसे में उस मूवी के उस सीन को काट दिया जाएगा या सेंसर कर दिया जाएगा। ये इसीलिए ताकि उस धर्म का सम्मान हो, उसको कोई ठेस ना पहुंचे। अगला हमारा टॉपिक है नागरिक समाज। ये शॉर्ट नोट में ना भाई बहुत बारी आया है, तो मेरा मन किया मैं उसको आपको पढ़ाई दूं। वैसे मैं खत्म करने वाला था ये वीडियो, लेकिन ये टॉपिक पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। देखो, समाज क्या है, सामाजिक संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि सरकार और राज्य से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल फ्रीली काम करती हैं। यह एक ऐसे स्थान के रूप में कार्य करता है जहां सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। मतलब एक साथ ये सभी लोग मिलके मेंबर्स बनते हैं और काम करते हैं। तो इसमें सभी लोग अपनी इच्छा से भागीदारी दिखाते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दबाव नहीं है। मन करता है तो आप ज्वाइन करो इनको, नहीं मन करता मत करो। राज्य से स्वतंत्र, यानी कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। बातचीत कर सकते हो सरकार से, बट सरकार कोई इनको मदद नहीं करती है। और इसमें एनजीओज भी होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एडवोकेसी वाले समूह भी होते हैं, ट्रेड यूनियंस भी होती हैं, धार्मिक संगठन भी होते हैं। ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है जो आपके नागरिक, जो सिविल सोसाइटीज होती हैं। फिर है सार्वजनिक हित पर फोकस, तो इनका मेन फोकस होता है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, किसी के साथ क्रूर व्यवहार ना हो, किसी के अधिकार ना छीने जाएं, पर्यावरण के मुद्दे, क्लाइमेट चेंज वगैरह, उसके ऊपर काम करना, शिक्षा सभी को मिले, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, तो इनके ऊपर ये काम करते हैं पूरी दुनिया में, ओके। और इनके बेसिकली यही कार्य हैं कि जो हाशिए पर पड़े समूह हैं, जिन समूहों के साथ बहुत गलत हो रहा है, महिलाएं हैं या कोई बच्चे हैं, उनके लिए काम करना और समाज सेवा करना। भाई स्वास्थ्य, मतलब जो हेल्थ सर्विसेज, शिक्षा, और आपदा के समय अगर मान लो कोई भूकंप आ गया, उधर जाके अपनी सर्विस देना। और इसके अलावा शासन जो है वो जवाबदेही में ज़्यादातर एक्टिव हो, नेता जवाब दें, उनके ऊपर प्रेशर बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और लोगों को एक्टिव करना, जागरूक करना। इसके अलावा कोई विवाद हो रहा है किसी मुद्दे पर तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करवाना, ये इनका बेसिकली काम होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं करना, इतना कर लो, इससे आपका पेपर पूरा निपट जाएगा बहुत आराम से। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, फीडबैक लिख देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।